Hello students, today we are going to discuss the new topic elasticity. Okay, बच्चों इलास्टिसिटी, जब भी हम इलास्टिसिटी के बारे में बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक चीज़ ज़रूर आती है कि सर इलास्टिसिटी मीन्स इलास्टिक रबर, राइट ना। और रबर कैसा सर, जिसको हम अगर किसी भी बॉडी पर या रबर पर हम फोर्स लगाते हैं तो सर उसका जो शेप साइज़ है वो चेंज हो जाता है, और जब उससे फोर्स हम वापस हटाते हैं या रिमूव करते हैं तो उस केस में सर वो अपनी शेप साइज़ को रिगेन कर लेता है। सीखा है हम लोगों ने, ठीक है। हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते हैं इस चीज़ को, काफ़ी हद तक हमने देखा है, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलास्टिसिटी का कि सर जो इलास्टिसिटी है वो क्या है बेसिकली। तो बेटा एक बात ध्यान से सुनिएगा, जो हमने कहा कि सर यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो एक तरीके से रिगेन करने का फिनोमिना है। ओके, हम ये कह सकते हैं कि सर कोई भी मटेरियल जो अपनी पोजीशन को रिगेन कर ले आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स और डिफॉर्मिंग फोर्स। अच्छा, किसी की भी शेप पर अगर हम फोर्स लगाते हैं या किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बेटा उसका शेप साइज चेंज हो सकता है, राइट ना। अगर रेजिड बॉडी है तो सर चेंज नहीं होता। तो इस केस में हम लोग देखते हैं कि अगर किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया और उसका शेप साइज चेंज हुआ तो हम कह सकते हैं कि सर इस पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया गया, ठीक है। तो ऐसा फोर्स जो किसी बॉडी की शेप साइज को चेंज कर दे उसे डिफॉर्मिंग फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो बेटा हम बात करते हैं यहाँ पे कि सर इलास्टिसिटी, तो बच्चा यहाँ पे इलास्टिसिटी जो है बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। भाई बॉडी किससे बनी होगी, किसी ना किसी मटेरियल से बनी होगी, और उस मटेरियल की कोई प्रॉपर्टी जो क्या करती है, टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन है ना, पोजीशन और शेप साइज है ना, आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। बात समझ में आई, ठीक है। सो बच्चों हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स। पॉइंट क्लियर, ठीक। सेम पैटर्न पे अगर बच्चा मैं यहाँ पे कहूँ कि नहीं सर अगर इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी देन इलास्टिक भी तो कुछ हो सकता है, तो हम कह सकते हैं इलास्टिक एक मटेरियल है जो अपनी पोजीशन, ऐसा मटेरियल जो अपनी पोजीशन शेप साइज को डिफॉर्मिंग फोर्स हटाने पर रिगेन कर ले, उसी को हम क्या बोलेंगे बेटा, इलास्टिक मटेरियल। पॉइंट क्लियर। सो बेटा हमारे पास एक और नई डेफिनेशन बन के आ जाती है कि सर हमारे पास इलास्टिक मटेरियल क्या है, तो ऐसा मटेरियल जो अपनी शेप साइज पोजीशन को रिगेन कर ले, इलास्टिक मटेरियल होता है। पॉइंट क्लियर, ठीक। सेम पैटर्न पे अगर बच्चा मैं आगे चलता हूं इसमें, तो मेरे पास एक और पॉइंट आ जाता है इलास्टिक लिमिट। भाई कोई तो ऐसी लिमिट होगी या कोई तो ऐसा वैल्यू होगा फोर्स का, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा जिसके बाद बॉडी अपना शेप साइज रिगेन नहीं कर सकता। मे बी ये सर टूट जाए, राइट ना। हो सकता है कि जैसे हमने इसको खींचा और खींचने के बाद पता चला कि इसको हमने इतना ज़्यादा खींच दिया कि ये टूट ही गया। पॉइंट क्लियर है। तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे कि सर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बियॉन्ड the body has permanent deformation or maybe sir crash। पॉइंट क्लियर। सो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मे बी बॉडी ब्रेक हो सकती है। तो देखिएगा ध्यान रखेंगे इस बात का कि जब हम इलास्टिक लिमिट की बात करेंगे तो हम बोलेंगे इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स beyond it the body has permanent, बच्चा ध्यान देंगे, permanent deformation, the body has permanent deformation। पॉइंट क्लियर। सो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, इलास्टिक लिमिट is the magnitude of force beyond it the body has a permanent deformation। अब बेटा देखिएगा ध्यान से सुनेंगे इसको कि सर हम इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी के लिए। सपोज कीजिएगा किसी बॉडी पर हमने फोर्स लगाया सर और इसमें थोड़ा सा इलॉन्गेशन हुआ। इलॉन्गेशन किसे कहते हैं बेटा, किसी बॉडी पर फोर्स लगाने पर जो चेंजेस होते हैं
राइट ना, या हम कह सकते हैं कि लेंथ इंक्रीज कर गया, या हमने इसको दबाया तो लेंथ डिक्रीज कर गया। तो ये डिपेंड करेगा, इंक्रीज जब होगा तो इंक्रीज वैल्यू जो होगी उसे एलोंगेशन कहा जाएगा। ठीक है, सो हम बात करेंगे सर कि एलोंगेशन हो गया है डेल एल, और इनिशियली कितना था, एल था। ठीक, अब मैंने देखा कि सर मैंने इस पर 100 न्यूटन फोर्स लगाया, बट जब मैंने इसको रिमूव किया, आफ्टर रिमूविंग बॉडी अपनी इनिशियल पोजीशन पर पहुंच गई। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि 100 न्यूटन फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट है। ठीक, अगर मैंने अगेन 200 न्यूटन का फोर्स लगाया और बॉडी जो है इलोंगेट किया, और जब मैंने इसको रिमूव किया तो बॉडी अपनी परमानेंट पोजीशन पे नहीं पहुंची या इनिशियल पोजीशन पर नहीं पहुंची, इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि सर यहाँ पर क्या हो गया है सर, ये जो फोर्स था वो आपके इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा लग चुका है। पॉइंट क्लियर? सो इसकी वैल्यू इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि सर हमारी इलास्टिक लिमिट डेफिनेटली 100 से 200 के मिड में कहीं हो सकती है। अब हमने बेटा अगर 150 न्यूटन फोर्स लगाया और मालूम चला कि बॉडी अपनी पोजीशन को रिगेन कर रही है आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर जो हमारा इलास्टिक लिमिट है वो 150 से 200 के बीच में हो सकता है। पॉइंट क्लियर? अगर बेटा मैंने यहाँ पे 180 न्यूटन फोर्स लगाया और बॉडी ने रिगेन कर लिया अपनी पोजीशन को आफ्टर रिमूविंग एक्सटर्नल फोर्स, देन हमारी लिमिट 180 से 200 के बीच में हो गया। अब हमने जब इसको 90 इसमें पुट किया, 190 न्यूटन, तो इस केस में बॉडी ने अपना पोजीशन को रिगेन नहीं किया, तो हम ये डेफिनेटली कह सकते हैं कि हमारे पास जो इलास्टिक लिमिट होगा वो 180 से लेकर 190 के बीच में होगा। पॉइंट क्लियर? सो बेटा ये होती है हमारी इलास्टिक लिमिट। ठीक है, इसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं बेटा हुक्स लॉ में यूज करेंगे, आगे हम यूज करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इलास्टिक लिमिट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, बियॉन्ड इट द बॉडी हैज अ परमानेंट डिफॉर्मेशन। ओके फाइन सर, अब बात करते हैं प्लास्टिसिटी की। ठीक है, अच्छा बेटा अगर मैं आपसे यहाँ पे कुछ कहूँ कि सर मेरे पास इलास्टिसिटी आपने बताया सर, तो इलास्टिक मटेरियल या ऐसा मटेरियल जिसकी इलास्टिसिटी हो वो कौन सा हो सकता है, तो बेटा हम यहाँ पे बात कर सकते हैं एग्जाम्पल में। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि रबर एक इलास्टिक मटेरियल, बिल्कुल फाइन, रबर एक इलास्टिक मटेरियल है। अब बेटा अगर मैं आपसे कहूँ कि स्टील भी एक इलास्टिक मटेरियल है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि सर ऐसा हो नहीं सकता, आप कह रहे हैं, लेकिन बेटा क्या होता है कि जब हम स्टील की बॉडी पर या स्टील के किसी वायर पर भाई ज़्यादा फोर्स लगाते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स लगाते हैं, मैग्नीट्यूड बढ़ाकर लगाते हैं, उस केस में क्या होता है बेटा कि यहाँ पर जो स्टील है उसमें एलोंगेशन हो जाता है, लेकिन एक लिमिट तक, इलास्टिक लिमिट तक। ठीक है, तो बच्चा एक बात ध्यान देंगे कि यहाँ पर मेरे पास बार बार एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर इलास्टिक लिमिट किस मटेरियल की ज़्यादा होगी। जिस मटेरियल की इलास्टिक लिमिट ज़्यादा होगी, राइट ना, उसको हम चेक कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर? तो बच्चों इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि सर रबर में पर यूनिट चेंज करने के लिए मिनिमम फोर्स लगाना पड़ता है, या हम बोल सकते हैं कि स्टील में पर यूनिट वॉल्यूम चेंज करने के लिए रबर के रेस्पेक्ट में हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो भाई स्टील का जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा होगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। पॉइंट क्लियर? इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा हम बात कर रहे थे सर प्लास्टिसिटी, हमने इलास्टिसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, सेम उसी शेप एंड साइज में ये दिख रहा है सर प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मीन्स होता है द बॉडी द मटेरियल, या इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच टू गेन द शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा हम किसी बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाएं और वह बॉडी उसी शेप एंड साइज को गेन कर ले। पॉइंट क्लियर? ठीक, तो जैसे हम बोल सकते हैं बेटा वेट के लिए, वेट के लिए गीली मिट्टी, राइट ना। सो हम बात करते हैं बच्चा, बचपन में हम हमारे लिए खेलने के लिए आता था ना एक वेट के लिए या क्ले टाइप का आता है बच्चों के लिए, राइट, उससे भाई किसी भी टाइप की शेप एंड साइज बना लेते हैं अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल फोर्स। सो वेट के लिए। पॉइंट क्लियर? अच्छा आप लोगों ने एक और देखा सर, अगर प्लास्टिसिटी है तो प्लास्टिक भी तो हो सकता है। पॉइंट क्लियर? सो प्लास्टिक भी एक मटेरियल है। ठीक है, तो प्लास्टिक इज अ मटेरियल
है ना, बाय विच टू गेन द पोजीशन एंड शेप एंड साइज अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल और डिफॉर्मिंग फोर्स। पॉइंट क्लियर। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें सर डक्टाइल एंड डक्टिलिटी, बेटा इस चीज को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि डक्टाइल एंड डक्टिलिटी को जब हम डिफाइन करेंगे तो डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और डक्टाइल इज अ मटेरियल। ओके, सो डक्टिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच टू गेन या ड्रॉन द वायर्स, बाय विच ड्रॉन द वायर ऑफ दैट मटेरियल, मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसके द्वारा किसी मटेरियल के वायर बनाए जा सकते हैं इजी वे में, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं डक्टिलिटी। तो बेटा सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन है, गोल्ड, ठीक है, उसके बाद सर हम कह सकते हैं कॉपर, ओके, या हमारे पास यहाँ पे सर सिल्वर भी आ सकता है ना, तो सिल्वर इससे पहले आएगा सिल्वर, ठीक। उसके बाद बेटा हम बात करेंगे एल्यूमिनियम, जनरली आप लोग देखेंगे कि सर इन्हीं के वायर बनाए जाते हैं एल्यूमिनियम। पॉइंट क्लियर, ठीक, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम बेटा स्ट्रेस, ठीक है, तो बेटा स्ट्रेस क्या है, किसी भी बॉडी पर जब फोर्स लगाया जाता है, ध्यान दीजिएगा ये बॉडी है, ओके सर, ये एक बॉडी है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा। बच्चों कई बार आता है कि सर ये क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होता है, तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा, जैसे इस फिंगर को हम देखेंगे तो बेटा इसको अगर ऐसे कट किया जाए परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, देखिएगा कोई भी बॉडी हमारे पास है, फिजिक्स में हम बार बार पढ़ते हैं कि सर एवरी बॉडी इज एक्सिस, तो इस बॉडी के पास एक्सिस है, तो अगर एक्सिस के परपेंडिकुलर काटा जाए और जो क्रॉस सेक्शन एरिया हमें दिखाई देगा या जो एरिया हमें दिखाई देगा वही क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया। और सर अगर अलोंग द एक्सिस काटा जाए इसको तो बेटा जो एरिया हमें दिखाई दे रहा है वही क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। पॉइंट क्लियर, ठीक है, इसको उंगली के इससे जरूर सीखें बेटा, अगर ये उंगली है इसको ऐसे कट कर दिया जाए तो इस केस में जो रेड रेड दिखेगा वही क्या होगा, हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया, और ये वाला जो व्हाइट व्हाइट हमें दिखाई दे रहा है वो क्या है बेटा, आपका लॉन्गिट्यूडनल एरिया। पॉइंट क्लियर, इस चीज को हम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो बेटा जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो बेसिकली उसके पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया पे फोर्स लगाया जा रहा है, तो बेटा यहां पर आता है स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, और इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास यूनिट क्या बन जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और ये क्या होगा, एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। पॉइंट क्लियर है नहीं है, ठीक है, आसान है। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि स्ट्रेस हमारा जो होता है उसे हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक। चलिए सेम पैटर्न पे अगर बच्चा मैं यहाँ पे आपसे कहूँ कि सर स्ट्रेन, भाई किसी भी बॉडी में जब हमने फोर्स लगाया है तो भाई उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होगा, जो डिफॉर्मेशन होगा वही स्ट्रेन होगा यहाँ पे, या हम ये कह सकते हैं इट इज द रेशियो ऑफ सर चेंज इन डायमेंशन टू एक्चुअल डायमेंशन। आप इसको समझेंगे अच्छे से, चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन क्या होता है भाई, चेंज इन डायमेंशन, सर मेरे पास रूम है, इस रूम के अंदर लेंथ भी है, विड्थ भी है, हाइट है, राइट, ये तीनों टर्म आपकी डायमेंशन में आती हैं। लेकिन अगर इसी को मैं एरिया की फॉर्म में बात करूं तो सर इस रूम के अंदर एरिया भी है, तो एरिया को भी हम डायमेंशन बोल सकते हैं, ठीक। और अगर हम रूम की बात करेंगे इसमें टोटल, तो भाई इसमें लेंथ विड्थ हाइट तीनों है, दैट्स वाई यहाँ पे वॉल्यूम भी कहा जा सकता है, तो वॉल्यूम भी अपने आप में डायमेंशन है। पॉइंट क्लियर, तो हम ये कह सकते हैं कि सर चेंज इन डायमेंशन अपॉन एक्चुअल डायमेंशन। अब यहाँ पर सर लेंथ होगा, राइट ना, तो चेंज इन लेंथ अपॉन एक्चुअल लेंथ हो सकता है, एरिया है तो चेंज इन एरिया अपॉन एक्चुअल एरिया हो सकता है, और अगर बेटा वॉल्यूम है तो चेंज इन वॉल्यूम अपॉन एक्चुअल वॉल्यूम हो सकता है। पॉइंट क्लियर है नहीं है, बस बच्चा हमें यहाँ पे यही चीज़ें ध्यान देनी है कि सर अगर किसी बॉडी के अंदर लेंथ है और उसकी लेंथ में चेंज हो रहा है, केवल लेंथ में चेंज हो रहा है, ठीक है, इनिशियल लेंथ एल है, चेंज डेल एल है, तो बेटा यहाँ पर जो लेंथ में चेंज है अलोंग द एक्सिस है, तो बेटा उसे लॉन्गिट्यूडनल कहा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल। सो बच्चों हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन, क्लियर, पॉइंट क्लियर, ठीक है। सेम पैटर्न पे सर अगर एरिया में स्ट्रेन होगा तो हम बोल सकते हैं एरियल स्ट्रेन, क्या होगा बेटा, डेल ए अपॉन ए, और सेम पैटर्न पे अगर वॉल्यूम में चेंज होता है मेरे पास तो सर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोल सकते हैं, क्या होगा बेटा, डेल वी बाय वी, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है
राइट ना, उसे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। चेंज इन एरिया है उसे एरियल स्ट्रेन बोलेंगे, और लेंथ के केसेस में हम इसे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे। पॉइंट क्लियर? ठीक है, चलेगा। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात कर रहे हैं हुक्स लॉ। बेटा हुक्स लॉ जो है हमारे लिए, हुक्स लॉ की बात करते हैं तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में जो रिलेशन रिप्रेजेंट करता है वही क्या है, हमारा हुक्स लॉ है। तो अकॉर्डिंग टू द हुक्स लॉ, बेटा मैंने आपको पढ़ाया था इलास्टिक लिमिट, तो ये इलास्टिक लिमिट से स्टार्ट होता है। एक्चुअली हुक्स ने जब इस लॉ को रिप्रेजेंट किया तो उसने क्या बोला, सर विद इन द इलास्टिक लिमिट, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो बच्चों हम प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तो किसी ना किसी कांस्टेंट को लगाएंगे, ठीक है, हमने पढ़ा है इस बात को। अच्छा, अगर ये टर्म जो है विद इन द इलास्टिक लिमिट की बात चल रही है, ओके, विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। क्या बच्चों आपको ये कुछ ऐसा लग रहा है y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, और जब y में से प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो बेटा किसी ना किसी कांस्टेंट को लगाएंगे, ठीक है। अगर बेटा मैं इसको अगेन और लिख लूँ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन बन गई है? और वो कौन सी लाइन सर, जिसमें यहाँ पर c होगा और y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो सकता है। पॉइंट क्लियर? अगर यही लाइन सेंटर से पास होगी या ओरिजिन से पास होती है तो उस केस में इसको क्या बोला जाता है, y इज इक्वल टू एम एक्स। क्या y इज इक्वल टू एम एक्स जैसा ये फॉर्म बन रहा है कि नहीं? तो बच्चों आपके लिए कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो आपका हुक्स लॉ है उस केस में हुक्स लॉ एक लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हुक्स लॉ की जो प्रोपोर्शनलिटी है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है बेटा, एक लीनियर लाइन को। तो सिग्मा इज इक्वल टू ई इंटू ई, दैट्स वाई देखो यहाँ पर बाय कौन सा वाला होगा सर, ये वाला स्ट्रेस, और सर स्मॉल ई क्या बनेगा सर, एक्स एक्सिस क्यू, ठीक है। तो इस बात को आप विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे बच्चों, क्लियर है? इस चीज़ को हम ध्यान रखें कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो है विद इन द इलास्टिक लिमिट या अकॉर्डिंग टू द हुक्स कैसा होता है, लीनियर लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। पॉइंट क्लियर है? इस चीज़ को हम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। अब बेटा यहाँ से बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं हमारे लिए, ठीक है, उन न्यूमेरिकल्स को हम एक बार देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उस न्यूमेरिकल को देखते हैं। देखिएगा यहाँ से न्यूमेरिकल आता है स्ट्रेस स्ट्रेन, है ना, इस तरीके से आएंगे, ठीक है। अब बच्चा बताओ, अगर मैंने आपसे कहूँ कि फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस होता है सर इंटू ई इंटू डेल एल अपॉन एल, यही कुछ होगा। अगर बेटा यही कुछ है तो आप समझें कि यहाँ से ये किसी भी बॉडी में इलोंगेशन हो सकता है, इट मे बी एरिया चेंज इन एरिया, इट मे बी चेंज इन वॉल्यूम, इट मे बी चेंज इन लेंथ। लेकिन बच्चा जब भी हम स्पेशली चेंज इन लेंथ की बात करेंगे या किसी भी बॉडी के इलोंगेशन की बात की जाएगी, ठीक है, तो उस केस में हमारे पास यंग्स थ्योरी आ जाती है, यंग्स, है ना। सो यंग ने क्या बताया था कि अगर किसी बॉडी में केवल लेंथ में चेंज होता है, जस्ट लाइक अ वायर, एक वायर के अंदर सर लेंथ को ही कंसीडर किया जाता है, ठीक है, उसमें एरिया को कंसीडर नहीं करते। दैट्स वाई हम यहाँ कह सकते हैं कि सर जब हम वायर की बात करेंगे या एलोंगेशन या लॉन्गिट्यूडनल एलोंगेशन की बात की जाएगी, उस केस में हमने यंग्स के कोएफिशिएंट को यूटिलाइज करना होगा। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास फोर्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू गामा इंटू डेल एल अपॉन एल वाली सिचुएशन आ जाएगी, ठीक है। मतलब हमने जो ई है कोएफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है उसको किससे रिप्लेस कर दिया है सर, हमने इसको गामा से रिप्लेस कर दिया है। पॉइंट क्लियर है? तो इस चीज़ को हम विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे।